नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया में हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। मोदी है तो मुमकिन है। ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अब वाक़ई में समझ में आ रहा है कि आखिर इसको कहा क्यों गया था। देखिए, आपके ट्रंप हर रोज़ धमकाते हुए नज़र आते हैं और अब तो ट्रंप ने यानी कि मोदी के दोस्त ट्रंप ने देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है और उस टैरिफ से किस तरह से पूरे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, वो देखने लायक है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन पर बहुत गहरा और बड़ा असर इन पर होने जा रहा है और इससे लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान शुरुआती 10 दिनों में ही होने जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सूरत और नोएडा में कई ऐसी कपड़ा फैक्ट्रीज हैं जिनको बंद कर दिया गया है और इससे 70% के करीब जो कारोबार है, जिन चीजों का होता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं स्वदेशी का। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि ये काला पैसा है या गोरा पैसा है, मुझे बस स्वदेशी से मतलब है। यानी काले धन पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, स्विस बैंक से काला धन लाकर 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डलवाने वाले नरेंद्र मोदी अब ये कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो धन काला है या फिर गोरा है। आप समझिए कि देश कहां जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस आक्रामक अंदाज में वो नजर आ रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मोदी शाह में खौफ तो जरूर है। अब राहुल गांधी ने एक और बात कह दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये तो एक महादेवपुरा की एक सीट की बात थी, वो जल्द ही कई ऐसी सीटों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। खासतौर पे बात उन्होंने हरियाणा को लेकर भी उन्होंने कही और उन्होंने ये कहा कि हम जल्द ही कुछ और बड़ा धमाकेदार पर्दाफाश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से इस बात को कहने जा रहा हूं कि हम जल्द ही इससे और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक सीट के बाद कैसे पूरे देश में इसको लेकर एक तरह की चर्चा ही नहीं बल्कि एक तरह का ज्वलंत मुद्दा बन गया। अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये एक तरह से चस्पा हो गया है मोदी के साथ। और आज तो एमके स्टैलिन भी वहां पर पहुंचे, कनिमोझी थी, प्रियंका गांधी है ही वहां पर, तेजस्वी यादव है ही, यानी कि कारवां बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। एमके स्टैलिन ने तो ये कहा है कि आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है वोट चोरी, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो आप सोचिए कि ये कितना घातक होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल जो है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गुजरात मॉडल जो है आप सबको बेचा गया और उस पर यह बताया गया कि कैसे ये विकास का मॉडल है, लेकिन अब असल में लोगों को समझ में आ रहा है कि गुजरात मॉडल है क्या। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल यानी कि चोरी का मॉडल, गुजरात मॉडल यानी कि वोट चोरी का मॉडल, ये राहुल गांधी ने आज बात अपनी कही है। लेकिन उसके साथ साथ दैनिक भास्कर की एक खबर है जो ये बताती है कि असल में गुजरात मॉडल है क्या। 10 गुमनाम दल जो हैं उनको 43 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। उन्होंने खर्च कितने किए इससे में? सिर्फ 39 लाख। खर्चा कितना बताया उन्होंने? 35,000 करोड़। उन्होंने ये बताया 43,000 करोड़ का उन्हें चंदा मिला। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये ऐसी गुमनाम पार्टियां हैं जिनके नाम भी किसी को नहीं पता है। राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 43,000 करोड़ का चंदा मिला है। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? आप सोचिए कितनी खतरनाक बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है। हास्यास्पद बात यह है या सीरियस बात ये है कि ये 4300 करोड़ रुपए जो मिले हैं इनको चंदे में, इनको वोट कितने मिले हैं? इनको सिर्फ 54,000 वोट मिले हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि ये चंदे का पैसा जो आया है आखिर वो किसका है और ये पैसा जो है आखिर कहाँ खर्च किया
किया गया है। ईडी सौरभ भारद्वाज के घर पर पहुंच जाती है, जो कोई विपक्ष के नेता को छोड़ती नहीं है, वो कहीं पर भी पहुंच जाती है। क्या वो ईडी यहाँ पर पहुंचेगी? क्या यहाँ पर रेड डाली जाएगी? क्या ये सच कभी बाहर आ पाएगा कि आखिर ये पैसा है तो है किसका? और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज जिस आक्रामक अंदाज में ट्रंप ने जो कहा है, उस पर नरेंद्र मोदी को जो घेरा है और जिस भाषा और जबान का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो बहुत चुभने जा रही है। सुनिए आप जरा क्या कहा है राहुल गांधी ने। तो मैं आपको सुनाऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने किस तरह से आक्रामक अंदाज में कहा है, क्योंकि ट्रंप ने आज जो कहा है, ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा कि उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था नरेंद्र मोदी को। ये कहा था कि इस वॉर को रुकवा दे, वरना हम आपके साथ जो है किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी इतने खौफ में आ गए, इतने डर गए कि उन्होंने 5 घंटे में ही सीज फायर कर दिया। सुनिए राहुल गांधी को आप। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर कटाक्ष किया है, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब आप देखेंगे, हो सकता है गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें अपमानजनक और ये सब बताकर जो है वो इस पर डिबेट शुरू कर देंगे, क्योंकि असली जो मुद्दे हैं उन पर तो उन्हें डिबेट नहीं करना ही नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही है, आज जिस तरह से उन्होंने इस रैली को, जो वोट अधिकार रैली है, उसको जब उन्होंने खिताब किया, एमके स्टालिन जब स्टेज पर थे, सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। तो इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया और महाराष्ट्र में जो है वो सबूत मिल गया, और अब वो बात कर रहे हैं कि आगे भी वो धमाकेदार तरीके से और भी बड़े पर्दाफाश जो है वो करने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि मोदी किस तरह से खौफ में है, खौफ में आकर वो कैसे झुक गए किसके आगे? अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के आगे। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप और हम भुगत रहे हैं। वो इंडस्ट्रीज भुगत रही हैं, वो छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, उनसे जुड़े हुए लोग जिनकी नौकरियां हैं, वो सब अब भुगतने जा रहे हैं। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और अब आप ये देखिए कि इसका खामियाजा किस तरह से सब लोग भुगतने जा रहे हैं। दोस्ती किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। और उस सब को लेकर अब ट्रंप जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल कर, उन्होंने बाकायदा तौर पर मोदी का नाम लिया है। और पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट में जयशंकर कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, और ट्रंप का नाम जो है वो मोदी जी की जबान पर आता ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच वाले हैं, कैसे इनका जो सीना है वो अब इतना सा होता हुआ नजर आ रहा है, और कैसे ये चौतरफा घिरे हुए हैं, इसीलिए खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए नर्वस होते हुए नजर आ रहे हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं, और अब तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काला हो गोरा हो धन, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और हम जाने कि अमेरिका से लेकर और यहाँ बिहार तक राजनीति जिस तरह से पलट रही है और जिस तरह की दुश्वारियां, परेशानियां, चौतरफा जिस तरह से नरेंद्र मोदी घिर रहे हैं, आखिर
कहाँ जा रहे हैं हम। 4 खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र शिरोन जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। ओंकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपसे मैं करना चाहूंगी। पहली टिप्पणी आपकी, जो तमाम मैंने अभी यहाँ पर अपनी ओपनिंग रिमार्क रखे हैं, आपका उस पर पहला कमेंट। देखिए बुशरा जी, सारे देश के सामने अब कुछ छुपाने के लिए बच नहीं गया है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है, और जिस तरीके से ट्रंप ने इनकी हर तरीके की एक्सपोजर करी, और इनकी रणनीति, कूटनीति, विदेश नीति सब फेलियर है। और स्पष्ट करके और स्पष्ट होकर के उन्होंने कह दिया, भाई मैंने मोदी से कहा था कि तुम 24 घंटे में अगर इसको नहीं करते हो युद्ध को बंद, तो हम जो ट्रेड है उसको बंद कर देंगे, हम आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो इन्होंने 24 घंटे भी नहीं लगाए, उस काम को इन्होंने 5 घंटे में ही खत्म कर दिया। यानी युद्ध जो ये तथाकथित रूप से कह रहे थे हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे, उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक तो जो विदेश नीति है हमारी, कहीं ना कहीं विदेश अमेरिका के हुई है। ट्रंप ने उसके साथ साथ ये भी कहा था कि लगभग 7 जेट गिरे। इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया है कि किसके गिरे, क्या नहीं गिरे, और हमारे जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे। एक ऑडिट होता है, भाई अगर 36 रफेल थे या इतने जहाज थे, उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि जो छोटी मोटी कोई चीज गायब हो जाती है फौज में, उसकी भी ऑडिटिंग होती है। तो ये तो जहाज की बात है। तो इतना बड़ा प्लेन है, 2-2.5 हजार करोड़ का प्लेन आ रहा है, वो गिर जाता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है। जबकि जो रक्षा जो हमारे सैनिक बड़े अधिकारी हैं, उनके मुंह से गलती से या जैसा भी है वो चीजें निकली हैं। दूसरा, वोट चोरी के विषय में, और ये ताजा खुलासा जो गुजरात में हुआ है कि भाई 4300 करोड़ का चंदा चंद फर्जी किस्म की जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर है उनके खातों में आता है, उसमें से 3,500 करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ खर्च कर देते हैं। ये भी ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है, और इसके लाभार्थी भी अगर इसका खुलासा हो जाए तो सारे के सारे भाजपा और इनके चट्टे बट्टे निकलेंगे। यही चीज चुनावी बॉन्ड में भी आपको याद होगा थी, जिसको छुपाना चाहते थे लेकिन छुपा नहीं पाए, लेकिन उसकी भी जांच अभी पेंडिंग चल रही है। इसी तरह पीएम केयर फंड है, नोटबंदी है, और इनके सारे देश में आपने देखा होगा कि 600-700 जिलों में इनके बड़े बड़े दफ्तर बन गए एयर कंडीशनड। भाजपा वालों के कहाँ से बन गए, पैसा कहाँ से आया। और इवन आरएसएस का यहाँ पर जो है झंडे वालान में दिल्ली में बड़ा आलीशान दफ्तर, 3 जो है बड़े बड़े टावर बन गए हैं, वो पैसा कहाँ से आया। और तमाम जो इनके बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं जिसमें 30-30, 40-40 करोड़ रुपया टेंट, तंबू और पता नहीं किस किस चीज में ये खर्च कर देते हैं साउंड पे, और लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये जो है सारा का सारा मॉडल इनका चंद उद्योगपतियों को पैसा सौंपना देश का। और ये जो ट्रंप ने सैंक्शन लगाए हैं, इससे हमारे किसानों का, हमारे जो मरीन प्रोडक्ट्स के श्रिम्प और ये झींगा मच्छी वगैरह के उत्पादन करने वाले किसान हैं, कॉटन वाले किसान हैं, उन सबको नुकसान होने जा रहा है। अप्रैल इंडस्ट्री जो है हमारी वो बर्बाद होने जा रही है। तो ये ट्रंप ने ये कहा है कि भाई आप क्योंकि रशिया से तेल खरीदते हो, इस वजह से जो है हम सैंक्शन लगा रहे हैं। अब इनका कहना ये है कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं। इसके विषय में भी ट्रंप के एक जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उनका बयान आया था कि भैया सस्ता तेल तो खरीदा, लेकिन खूब महंगे में बेचा यूरोप को, और यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। केवल एक उद्योगपति, जिसको अंबानी कह सकते हैं क्योंकि उसी का व्यापार है वहां से, अंबानी को सारा लाभ हो रहा है। तो अंबानी के लाभ के लिए, अदानी के लाभ के लिए जनता के ऊपर टैरिफ जो लगेगा वो लगेगा, जनता झेलेगी उसको, लेकिन लाभ, प्रॉफिट जो होगा उसको जो है अदानी अंबानी के पास जाएगा। तो ये इनका गुजरात मॉडल है, और इनकी हर तरीके की फेलियर देश के सामने आ चुकी है। अब ये वोट चोरी के माध्यम से बनी हुई अवैध सरकार है, ये भी साबित हो चुका है। तो केंद्र सरकार हो, चाहे ये 4-5 राज्यों के चुनाव, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम अवैध जो है रूप से सरकारें बनी हुई है। इस अवैध सरकार को 1 मिनट भी गद्दी पे बने रहने का हक नहीं है। तत्काल इसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। जनता को इनको सड़कों पर उतर के खदेड़ देना चाहिए,
अब ये वोट चोरी जो करने जा रहे हैं, करने की इनकी जो प्लानिंग थी बिहार में, वो भी एक्सपोज हो गई है। तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार ये नहीं, इनको बर्खास्त करके भगा देने की आवश्यकता है, तभी देश का कुछ भला हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। और यही मांग जो है लगभग विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि उनका भी यही कहना है, अगर चोरी के वोट से बनी ये सरकार है, तो ये अवैध है पूरे तरीके से। और राहुल गांधी लगातार बिल्कुल बेखौफ निडर होकर चुनाव आयोग को एक तरह से वार्निंग देते हुए नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी को वार्निंग देते हुए नजर आते हैं। वो तमाम बातें जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह का हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, लोगों का एक तरह से मैं कहूं कि एक समंदर देखने के लिए मिल रहा है इस यात्रा में हर जगह पर, वो जाहिर सी बात है कि बहुत परेशान करने वाला है। अब हालत तो ये भी हो गई है कि जेडीयू के जो मंत्री हैं उनको जनता दौड़ा रही है। उसका भी वीडियो सामने आया है कि अपनी धोती पकड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि बिहार में हालात जो हैं वो किस तरह से और किस तरीके से बदल रहे हैं। अमरीश जी, आपका पहला कमेंट कि अगर ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से पूरी तरीके से इसकी पोल खोल रहे हैं, लेकिन उसका सीधा असर हमारे ऊपर यानी कि आपके हमारे आम जनता के ऊपर पड़ने जा रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। 10 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो मेजर तौर पर इसमें इफेक्ट होने जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बिहार की और इन सबकी जो यात्रा ये निकल रही है, जो लोगों का हुजूम जुड़ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अभी बैठेंगे नहीं, वो एक और पर्दाफाश जो है वो जल्द ही करने जा रहे हैं धमाकेदार तरीके से। कितना ये घातक आप इस सरकार के लिए इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है उसमें ये लोगों को, दर्शकों को जानना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी इस इन टैरिफ से, उसमें जो उनकी टोटल संख्या है कि भाई इंडिया जो है यूएस को कितना एक्सपोर्ट करती है, वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेदर और टेक्सटाइल, आप दो ले लीजिए। अब लेदर इंडस्ट्री ऐसी है कि अकेले आगरा में आप सोचिए कि 4 से 5,000 माइक्रो यूनिट्स हैं, 150 से 200 स्मॉल हैं, करीब 40 से 50 मीडियम हैं और करीब 3 से 4 बड़ी हैं। और वो पूरी जो वर्कफोर्स एम्प्लॉय होती है केवल आगरा की बात कर रहा हूं, करीब 1 से 1.5 लाख होती है। उसके बाद आप तमिलनाडु आ जाइए, जो मैं उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस शायद ना कर पाऊं, उसके लिए माफी चाहता हूं। तिरुपुर जो एक वहां पर एक बड़ा हब है टेक्सटाइल्स का, वो भी लेबर इंटेंसिव है। जो ये लेदर इंडस्ट्री है वो भी लेबर इंटेंसिव है। अब वहां पर यह हालत है जो तमिलनाडु में, कि वहां पर तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। वो एक मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसका 40 या 45% वहीं से होता है। और वो वहां पर भी बल्कि वहां पर 2 से 3 लाख एम्प्लॉइज है। तो अब ये जो देखिए लेबर इंटेंसिव जो एरियाज है उनमें जो चोट लगेगी, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और देखिए लेदर इंडस्ट्री आगरा में है, कानपुर में है, कलकत्ता में है और कई जगह छोटे छोटे लेवल पे है। और लेदर इंडस्ट्री में क्या था कि इधर यूएस मार्केट पे डिपेंडेंस बढ़ी, और डिपेंडेंस इतनी बड़ी है कि आप सोचिए कि अभी भी यूरोप इनका मेन मार्केट है लेदर का, लेकिन यूएस जो मार्केट्स हैं वो भी लो टैरिफ रेट की वजह से, क्योंकि केवल 4% टैरिफ था, अब वो 4% से 50% हो जाएगा। तो ये स्थिति जो हो गई थी कि आप यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट एक तरह से हो गए थे। अच्छा, इसी दौर में आप देखिए ओवरऑल आंकड़े इस समय महत्वपूर्ण है बताना कि जो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में जो यूएस का हिस्सा है वो करीब 15% से 18% हो गया। वहीं चाइना का जो है हिस्सा, चाइना का 20% से 14% हो गया। यानी चाइना ने अपने को डाइवर्सिफाई किया। चाइना ने बहुत सारे मल्टीलेटरल जो मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया पहले से ही, ट्रंप के आने के पहले से। मतलब ये जानते हुए कि क्योंकि चाइना का भी बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का यूएस पे डिपेंडेंट है, तो उन्होंने लेकिन डाइवर्सिफिकेशन पहले से शुरू कर दिया। भारत ने वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू नहीं किया। और अभी यूएस के, और क्योंकि बहुत कंफर्टेबल था ना, 4% तारिफ था, प्लस एक सेट ऑर्डर्स आते थे, सबका पैसा बन रहा था, नीचे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा था, तो वो उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल सही है, इसको एडजस्ट करता रखो। लेकिन उसी समय
अब आप देखिए, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब यहां पर समस्या ये आ गई है, अचानक आपके पास अभी जो RCEP है, जो शंघाई कॉरपोरेशन है, उसमें आपको जाना पड़ रहा है। उसके बाद जापान का जो एक दूसरा एक ट्रेड ब्लॉक है, वहां पर जाने की बात हो रही है, लेकिन उसको लेके बड़ा एक रेजिस्टेंस है, स्पेशली बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से। टेक्सटाइल में आप क्या करेंगे? टेक्सटाइल में तुझे चाइना पे 30% टैरिफ है, भारत से 50% टैरिफ, और वियतनाम, कंबोडिया, ये सब कंपेटिटर्स इंडिया के हो गए हैं। वियतनाम पे 19% है, कंबोडिया पे भी उतना ही है। तो अब ऐसी स्थिति में इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर, ये दो तो ऐसी हैं जो सीधे प्रभावित हो रही है। उसके बाद जो श्रिम्प का मार्केट है, जो फर्नीचर का मार्केट है, अब श्रिम्प का जो मार्केट है वो भी लेबर इंटेंसिव है, फर्नीचर का मार्केट है वो भी लेबर इंटेंसिव है। देखिए, भारत कोई बहुत फिनिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कोई बड़े लेवल का करता था, थोड़ी बहुत सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है वो सॉफ्टवेयर में, अदरवाइज वो अभी भी वही हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह से, क्योंकि जो लेदर इंडस्ट्री है वो हाथ से बने जूते जी जिसमें मशीन का भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन वो ज्यादातर अभी हाथ से ही, और करीब 10-11 स्टेजेस से गुजरते हैं, जिसमें करीब 6 या 7 स्टेजेस में मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, और इसीलिए उनकी खूबसूरती भी यही सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए वो बाहर का मार्केट उनको अप्रिशिएट भी करता है। लेकिन आप ये बताइए कि इस पूरी स्थिति में अब क्या होगा आपने, और अच्छा, ईस्ट यूरोप, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ईस्ट यूरोप जो 91 के मतलब एक तरह से पहले सोवियत यूनियन के एक छत्र छाया में, मतलब वॉर्सो पैक्ट जो कोलैप्स किया, ईस्ट यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ईस्ट यूरोपियन मार्केट को सबसे ज्यादा चाइना ने, और इनफैक्ट जो इंडोनेशिया और जो ये मलेशिया, ऐसी कंट्रीज ने ईस्ट यूरोपियन मार्केट को एक्सप्लॉइट किया। भारत में आपको जान के आश्चर्य होगा, ईस्ट यूरोप से इनका मतलब 91 में लिबरलाइजेशन हमारा हो गया था, इतने साल हो गए हैं, ईस्ट यूरोप हमने डेवलप ही नहीं किया, और ईस्ट यूरोप में उतनी ही ज्यादा मांग है इसकी, जो जो जिन चीजों में भारत दक्ष है, या अभी भी उसकी दक्षता मानी जाती है, हाथ से बनाई हुई चीजों में। तो वो पूरी जो एक सिचुएशन है, जो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं, और 2014 के बाद अमेरिका पे डिपेंडेंस बढ़ी है, और इसके पीछे कारण पॉलिटिकल रहा। देखिए, सबसे जो अफसोस की बात कि इकोनॉमिक, अगर आपको आपकी इकोनॉमी थी, आपकी इकोनॉमी आप चलने देते, पॉलिटिक्स है एक आपकी है, उसको आप दूर रखते, आप पॉलिटिकल रीजन से अमेरिका इजराइल कैंप में गए, वो भी गलत है, और उसका देखिए असर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के रिजीम में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा मिली नहीं रहती, अब इतनी ज्यादा मिल गई हैं कि अब सीधे आपको, आपने उस पर डिपेंडेंट थे, अब वहां से जो एक मार पड़ रही है उसमें आपको सीधे सीधे चोट लग रहा है। तो देखिए, ये इस समय हो रहा है जब राहुल गांधी वोट चोर का पूरा एक आंदोलन चला रहे हैं, और ये आंदोलन अब तो ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि गांव से लेके तमाम जगह लोग एफिडेविट देने लगे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कि काउंटिंग, अभी तो काउंटिंग वाला पूरा मामला, मैंने पिछली बार भी कहा था, काउंटिंग वाला अभी जो मामला है वो तो खुला ही नहीं है। काउंटिंग में क्या खेल होता है, कैसे एक दड़वा बना दिया जाता है उधर, वो स्थिति ही नहीं है कि जो प्रत्याशी है या जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो वहां पर पहुंच सके मशीन तक, केवल वो डिस्प्ले होता है, उसमें आप डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते, अभी तो वो भी बाकी है। तो ये तो देखिए ऐसी चीज है जिसमें एक राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, जिसमें जो एक बिहार के चुनाव में जैसा भी जिस भी वोटर लिस्ट पे होगा, बिहार के चुनाव तक आते आते जो पूरा एक मशीनरी है चुनावी, वो इतना ज्यादा प्रेशर में रहेगी कि वो गलत काम कम से कम करेगी। तो ये देखिए, एक ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नरेंद्र मोदी बैकफुट पे जा रहे हैं, और बीजेपी का डिक्लाइन। जी बिल्कुल, आपके पास मैं लौट रही हूँ। रविंद्र जी, आपके पास मैं आऊँ इससे पहले क्विक कमेंट ओंकारेश्वर जी आपसे। ओंकारेश्वर जी, ये जो गुजरात को लेकर ये जो नया ये कि भास्कर का जो पर्दाफाश हुआ है, और उसके बाद जो मोदी जी कह रहे हैं कि अब उनके लिए काले गोरे धन का फर्क जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो कैसे चौतरफा घिरे हुए हैं, तो अब वो स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं, और इधर टैरिफ ही लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा जिसमें राहुल गांधी सीधे तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो अब किया जाना चाहिए जिस तरह के हालात जो है वो पैदा कर दिए गए हैं। आपका पहला कमेंट। आवाज खोले हम कृष्ण जी की। जी
मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना है तो जो कुछ भी कहें उसके विपरीत जाके पहले उसको चेक कीजिए। फिर आपको लगेगा कि जो कह रहे हैं वो सीधे उसका उल्टा होता है या करते हैं। अगर आप कहें कि छोटी छोटी आंखों वाला चीन है, जो है उसको मिलती है जब नेपाल बीच में ऑब्जेक्ट करता है कि हमारे यहाँ के इस रास्ते से जिससे उसको कोई ऑब्जेक्शन है। वैसे तो वो भारत का इलाका है, लेकिन वो कह रहा है सुगौली संधि के तहत हमारा इलाका है। अब उस रास्ते से चीन के साथ ये क्या है, पिछली गली से शुरू करना। मतलब आप एक तरफ कहते हो भारत की जनता को कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने सामान खरीदिए, और उधर से आप ट्रेड खोल देंगे चाइना के साथ। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। लेकिन होता यही है, वो कहेंगे कि कपड़ों से पहचानो। आप तो कपड़ों से पहचानिए, हम सौगातें मोदी भेजेंगे। हम तो 30 लाख भारत के मुसलमानों को अगर 1,500-2,000 रुपए का भी एक पैकेट होगा तो सोचिए वो फिर डिलीवरी में कितना खर्चा हुआ होगा। कभी हिंदुओं के लिए रामनवमी की सौगात तो आई नहीं, या कोई और होली की, दिवाली की। तो जो कहना है और जो करना है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो रहा है। अगर उस नजरिए से आप देखते हैं और जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को उनके साथ व्यवहार किया गया था, तो फिर तो भाई अपोजिशन आपसे क्या व्यवहार कर रहा है वो आप उसका देखिए, आप उसको जवाब दीजिए जो भी दे सकते हैं। आप कहते हैं कि शुचिता होनी चाहिए, और ये पता चलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड में सारी चीजें जो है वो एक तरफा बीजेपी के पास गई। और जो लोग उसको 45-50% काउंट करते हैं 2014 के इलेक्शन में, वो भूल जाते हैं कि 2019 के चुनाव में 93% इलेक्टोरल वोट जो है वो बीजेपी के पास गए। कैसे गए, क्यों गए, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए क्या? गुजरात में ये मिल रहा है 4,300 करोड़ का। गुमनाम पार्टियां हैं या लेसर नोन पार्टियां, कोई नहीं है। अब क्या उसके लिए भी चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया है कि उसके लिए भी एफिडेविट मांगेंगे कि सुओ मोटो उसकी जांच करेंगे कि भाई इनके पास आया, कहां से आया और कहां खर्चा हुआ। जिस पार्टी का एक भी कोई ना एमएलए है, ना एमपी है, ना कोई उसको कोई जानता है, ना कोई पहचानता है। और ये एक नहीं है, अभी हाल में एक और रिपोर्ट आई थी कि गुजरात टॉप 10 भारत के राज्यों में सबसे कम इनकम टैक्स पे करने वाले राज्यों में। सबसे कम क्या मतलब है कि या तो गुजरात के लोग गरीब हैं, आप उनको गलत अमीर दिखा रहे हैं, या है तो दे नहीं रहे हैं। जीएसटी इन्वेजन में भी वहां तो गलत थानेदार मिला, गलत जज मिला, गलत पता नहीं क्या क्या मिल रहा है वहां पे। तो वहां की सरकारें क्या कर रही हैं? वहां तो स्कूल भी आपने एक गलत स्कूल बना के और एक ऐसे ही मॉडल बना के फोटो खिंचवा के पता चला स्कूल गायब है। अब तो गुजरात की छोड़ दीजिए, देश के अन्य राज्यों में आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं, यूपी में, दूसरे मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में। तो जो कुछ भी हो रहा है, ट्रंप ने रिपीटेडली ये कहा है, आप ये मत कहिए बैकडोर से ये कर दिया, उसका ये बंद कर दिया। अब तो भारत के सम्मान का प्रश्न है। अमेरिका से पहले भी जो हमने सख्तियां झेली हैं, प्रतिबंध झेले हैं, लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय भी उसने कहा था कि हम तुम्हारा PL 140 या 400, PL 400 के तहत उसके यहाँ से गेहूं चावल आता था। हालांकि वो उस तरह का गेहूं चावल आता था जो उसके यहाँ जानवर नहीं खाते थे, पर वो भारत उस समय गरीब था तो वहां से वो देता था। उसने कहा हम PL 400 बंद कर देंगे स्कीम। शास्त्री जी ने कहा बंद कर दो। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका के उस झटके के बाद से ही हुई है। लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का और सक्सेसिव गवर्नमेंट का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो चाहे हरित क्रांति हो, चाहे उसमें दुग्ध क्रांति हो, चाहे वो और भी क्रांतियां हुई इसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, उस झटके से। लेकिन फर्क क्या है, उस समय कोई झुका नहीं था और बैक डोर से यहां वहां नहीं भाग रहा था कि यहां चले जाएं कि वहां। आप जब रैली में खुद के नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, जब आप उनको कह रहे थे कि अब की बार ट्रंप सर,
कोई इतना पॉलिटिक्स में मूर्ख थोड़ी होता है किसी और का आप डायलॉग रिपीट करें भरे मंच पे, उसके अर्थ लोग समझते नहीं है क्या? कि आप कह रहे हैं कि नहीं वर्बेटिम सुनिए, इनका उनका भाषण था, उन्होंने कोट किया था। तो ये सब जो चीजें हैं भारत के जी स्वाभिमान से, भारत के उससे सम्मान से आके जुड़ गई हैं कि जब हम नहीं कह पा रहे हैं, जवाब नहीं, टैरिफ उनको 100% लगाने दीजिए। आप जो लगा रहे हैं वो लगाइए, और ये आपने जवाबी कितना लगाया? भाई चीन पर भी उसने लगाया था। आप जिस चीन से मिलने जा रहे हैं, अभी वांग ची को बुलाया उनके विदेश मंत्री को, कुछ समय वही चीन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो सेना के लोग हैं वो साफ साफ कह रहे थे कि हम टू और उनका सैटेलाइट सपोर्ट, उनका ड्रोन सपोर्ट, उनका एयर सपोर्ट, उनका मिसाइल सपोर्ट डायरेक्ट था। क्या वो अचानक दुश्मन से दोस्त हो गया? क्या उसके टिकटॉक उस समय नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा थे? आज वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के यूज में आ जाएंगे। व्हाट इज इट हैपनिंग? आप शांति से बैठ सकते हैं, आप इतनी अफरा तफरी मचाए बगैर भी कुछ समय चुपचाप देख सकते हैं। डिप्लोमेसी में 100 साल इंतजार करते हैं लोग रिश्ते सुधरने का। ना तो रिश्ते आनंद फानन में बनते हैं और ना ही आनंद फानन में बिगड़ जाते हैं। उसके लिए जी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो अमेरिका मोदी और रिश्ते ठीक हो, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये बात कि 15 सालों से आपकी गवर्नमेंट जसवंत कोर्ट की वार्ता से, जी मनमोहन सिंह ने जी आप जो रिश्ते सुधारे, न्यूक्लियर डील किया, वो एकदम से बिगड़ गए। और उसको सुधारने की बजाय आप उसको और बिगड़ते हुए देख रहे हैं। ये आवाज ठीक हो जाए तो फिर ज्वाइन करेंगे हम इस पे। आप जी आगे जी जी बढ़िए। जी प्लीज प्लीज या प्लीज मैं आपके पास लौट रही हूँ, बीच में थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। रविंद्र जी आपका पहला कमेंट, राहुल गांधी जिस तरह से जिस आक्रामक अंदाज में बोल रहे हैं, आप ये देखिए एक एनर्जी भी देखिए। बात मोदी जी की एनर्जी की तो बहुत होती है, लेकिन आप राहुल गांधी को देखिए कि लगातार 2 से 3 सभाओं को वो संबोधित करते हैं, लगातार वो रोड्स पर हैं, उसके अलावा बीच में लोगों से मिल भी रहे हैं, वहां पर भी जो लोग आते हैं उनके साथ भी वो मिलते हैं। बाइक पर जब राहुल गांधी गए थे तो बड़ा एक तरह से मिर्ची लगी थी। अब तो राहुल गांधी ने अपनी बहन को भी पीछे बिठा लिया है और वो पूरे इंटरनेट पे वो वायरल है। ये तमाम चीजें अब मोदी जी इसकी काट कैसे लेकर आएंगे? वो कोशिश तो बहुत करते हैं कि वो रोड शो में किसी न किसी बच्चे से ऐसे हाथ मिला लें, किसी के साथ ऐसे बैठ जाएं, लेकिन वो बहुत कितना मैकेनिकल लगता है और ये कितना नेचुरल लगता है, ये साफ तौर पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मोदी के ऊपर जो हमला किया है, चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या ट्रंप को लेकर हो, ये कितना चुभने जा रहा है। जी नमस्कार सभी को पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को भी नमस्कार। ये जो आज राहुल गांधी ने जिस तरह से जिस अंदाज में बोला है वो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। इसके पहले हमने ऐसा राहुल गांधी को बोलते नहीं देखा। जो बातें, जो शब्दों का प्रयोग और जिस तरीके से जो तंज उन्होंने कसा, जो बातें उन्होंने बोली और दो तड़ाक की जो भाषा है, मुझे लगता है जब से यात्रा शुरू की उन्होंने ये की है तब से वो इसी लहजे में बात कर रहे हैं। ये लहजा इसके पहले नहीं था। ये लहजा उनके उन भाषणों से बिल्कुल अलग है जो वो इसके पहले की पॉलिटिकल रैलीज में या सदन के फ्लोर पे देते रहे हैं, बिल्कुल अलग है। पहली बार उन्होंने बोला कि तू तड़ाक जैसी भाषा का उपयोग किया, मतलब खुद का नहीं किया उन्होंने, तो ट्रंप के बारे में ही बोला, लेकिन ये भाषा पहले नहीं सुनने में आई है। और इसका जाहिर है कारण, अगर वो बोल रहे हैं तो यही होगा कि वो लोगों को पसंद आ रही है। जो लोग इनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं, जो फीडबैक इनको मिल रहा है या इनकी जो फीडबैक की पूरा मैकेनिज्म है उसमें इनको कहीं ना कहीं सूट कर रहा होगा वो। और यही भाषा है लोगों से कनेक्ट करने की, हो सकता है, क्योंकि ये भाषा हम लोग पहले भी सुनते रहे। जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तब वो अक्सर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े डिसेंट थे, उनकी भाषा कभी एक लेवल से नीचे कभी नहीं गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और जो बातें वो बोलते थे या जिस भी उनका थोड़ा सा डोसाइल थे, थोड़े सॉफ्ट बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। नरेंद्र मोदी उस वक्त विपक्ष में थे तो लगातार वो इस तरह की भाषाएं बोलते थे। आप याद कीजिए नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने बोला था जब पीएम का था, तो इस तरह की शब्दावली, हल्के शब्दों का उपयोग वो हमेशा करते रहे। उसके बाद भी सदन में भी उन्होंने जो वो बाथरूम में नहाने का जो जुमला उनके लिए बोला था, रेनकोट पहनकर,
रेनकोट पहनने वाली बात बिल्कुल आपको याद आ गई। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग वहां तो हम लोग देखते रहे, लेकिन राहुल गांधी या इनके परिवार में से इस तरह की भाषा हमने कभी नहीं सुनी। वो हमेशा बहुत ही संयमित तरीके से मोदी जी या अमित शाह जी करके ही बात करते रहे। लेकिन इस बार ये एग्रेशन जो है, लोगों के बीच से जो फीडबैक मिला है उसी के आधार पर है। दूसरा, ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये मोटरसाइकिल ऐसी चीज लग रही है मुझे तो बुशरा जी, इसका प्रधानमंत्री मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब बाइक पे घूम सकते हैं क्या और अमित शाह को पीछे बिठा के? देखिए, एक तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और ऊपर से थोड़ी सी देखिए उम्र तो, हालांकि उम्र पता नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि डिग्री तो अपन ने उसकी भी नहीं देखी ना। उनके जन्म तिथि कहाँ पता अपने को? सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं कि 75 के हो गए। अब पता लगे कि वो भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी हमने और सारे के फंस जाएं। तो अब माना ये जा रहा है कि वो 75 के होने वाले। तो अब 75 की उम्र में थोड़ा सा मुश्किल होगा बाइक चला पाना और उस तरह से चला पाना। और बाइक जो है मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल इस देश में लगभग 15 करोड़ लोगों के पास है और उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो युवा हैं। तो युवकों से डायरेक्ट कनेक्ट हो आप ये देख पाते हैं। और खासतौर पर देखिए, आज के जो युवा पीढ़ी है 20 साल से 40 के बीच में या उससे भी कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी तो पहली पसंद है थ्रिल, फास्ट ड्राइव करना, बाइक पे ऐसे घुमाना, वो स्टंट करना। हम लोग सीपी में भी देखते हैं कैसे वो करते हैं बच्चे, तो वो उसमें और दूर दूर तक जाते हैं बैठ के उस गाड़ियों में। आज तो दिल्ली से ले चले गए और इस तरह का। तो उस युवा वर्ग की पहली पसंद है मोटरसाइकिल। तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर उनको अपनी तरफ खींचने में राहुल गांधी शायद कामयाब हो रहे हैं। और युवा तो है ही, देखिए ये तेजस्वी तो बहुत यंग है, अखिलेश यादव भी कम यंग है। तो ये लोग अगर उस तरीके से ही जैसे आज का युवा जीवन में आम तौर पर जीता है, उस तरीके से अगर उनको अपने साथ लेंगे तो जाहिर है अट्रैक्शन तो बढ़ता है। और वही अट्रैक्शन बढ़ाने की एक कोशिश है कि मोटरसाइकिल की जो यात्रा है उन्होंने उसको इसमें ऐड किया है। और मिलने के लिए भी आसान है, बाकी लोग मिल भी सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट कनेक्ट जो एक जनता के साथ होना चाहिए किसी नेता का। और इस परिवार का तो हम लोग पुराने भी वीडियो देखते हैं, इंदिरा गांधी हो या नेहरू हो, उसके बाद से वो लोग कैसे जनता के बीच चले जाते हैं। तो उनकी कॉपी करने की कई बार कोशिश की गई, वो हमने कई बार देखी है, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है, बड़ा ही ऑर्गेनिक लगता नहीं है। वो लगता है कि भाई ये पहले से प्लान किया गया है और आपसे कोई मिलने के लिए आएगा, आप हाथ हिलाते हैं ऐसे। वो सब ड्रामा, मतलब वो सब हमने देखा है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। और अब जो है ये जो यात्रा है, इसका मोमेंटम अब गेन हो रहा है और ये देश भर में ही मामला जम गया दिख रहा है इस तरह से कि ये बिहार के लिए तो है, संदेश तो बिहार से है, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और देखिए, स्टैलिन जो है, स्टैलिन का आना, वैसे तो अगर आप कागज पे देखोगे तो स्टैलिन कितने ही वोट का अंतर पैदा कर सकते हैं, बिहार में नहीं कर सकते। लेकिन वो जो संदेश है, क्योंकि स्टैलिन को आप बुशरा जी देखिए, स्टैलिन वो व्यक्ति है जिसने चुनाव में तमाम धांधलियों को 2014 लोकसभा चुनाव से पहले पहचान लिया और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को फॉर्म 17C जो होता है उसको अपलोड किया वोटिंग के दिन। ये पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी और उसका नतीजा भी हम लोगों ने देखे, क्योंकि माहौल तो पूरा बना दिया गया था तमिलनाडु में भी कि वहां पर भी बीजेपी 4-5 लोकसभा की सीटें जीत सकती है। लेकिन उन्होंने क्योंकि इतना फुल प्रूफ मैनेजमेंट किया था डीएमके ने कि वो जीतने में कोई गड़बड़ हो नहीं पाई वहां, और गड़बड़ नहीं हो पाई तो वो जैसे ही आ गए। तो स्टैलिन उस लिहाज से एक मैस्कॉट के तौर पर उभरे थे लोकसभा चुनाव में और उन्होंने ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को बताया भी था, लेकिन वो नहीं कर पाई उतनी इफेक्टिवली। डीएमके ने बड़ा अच्छा तरीके से किया और उसका फायदा उनको हुआ। तो स्टैलिन का जाना एक वोट के जो सिस्टम है, वोट चोरी की जो बातें हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मजबूत संदेश देता है और ये संदेश अब पूरे देश में फैल रहा है। क्योंकि ये चुनाव तो फिर बुशरा जी देखिए, ये तो सितंबर है, अक्टूबर के महीने में घोषणा हो जाएगी, एक महीना बचा और अक्टूबर में होगी तो नवंबर में चुनाव हो ही जाएगा। और नवंबर में चुनाव के नतीजे जिस दिन घोषित होंगे, चाहे वो 15 नवंबर हो, 20 नवंबर हो, आप मान लिए उसी दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा बंगाल और आसाम चुनाव का, क्योंकि वो तो फरवरी में ही है। 2 महीने का अंतराल नहीं है, मतलब बैक टू बैक अब 6-7 स्टेट्स के इलेक्शन आ गए। तो सब पूरे देश की नजर इसके ऊपर है कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो हमारे यहाँ भी होने वाला है। अपने अपने वोट को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा संदेश इस रास्ते से वो लोग दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दे रहे हैं। ऊपर से ट्रंप, अब ट्रंप जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, अब ट्रंप ने भी आज का जो बयान है ट्रंप का,
वो ट्रंप का आज का बयान जो है उसको अपन 2 दिन की उस जर्मनी के अखबार वाली खबर से भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने 4 बार उनका फोन कॉल अवॉइड किया ट्रंप का। अब वो सच्ची खबर है झूठी खबर अपने को तो नहीं मालूम, पर वो खबर आई, लेकिन बयान तो आया ही है। बयान तो अपन ने देखा है, खबर जो भी हो लेकिन बयान आया तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो लगता है कि हो सकता है उससे जुड़ा हो, और वो उस बात को और मजबूती से एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो। तब जाके ट्रंप ने आज पहली दफा मोदी का नाम लिया है, और जो नाम लिया है वो बड़ा डेरोगेटिव टर्म्स में लिया है कि मैंने तो 24 घंटे का ही टाइम दे दिया था, इनको तो लगे ही नहीं 24 घंटे भी, तो पहले ही 5-6 घंटे में ही हथियार डाल दिए या घुटने टेक दिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने बीच पर। हम तो देखिए हमारे देश को घुटने टेक ही नहीं सकते सामने, हमारी तो सेनाएं टेक नहीं सकती, वो तो बहुत मजबूत महान सेनाएं हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल जो बात उन्होंने कही है, हम तो उसकी बातें कर रहे हैं। भारत की सेनाएं तो अजर अमर हैं, वो किसी के सामने घुटने टेकने वाली नहीं, महाबलशाली। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप पर जो सवाल उन्होंने खड़े किए ट्रंप ने, अब उनका जवाब दे कौन? आज तक तो जवाब नहीं आया। लेकिन वो जो अपने रक्षा जयशंकर जी हैं, अब जयशंकर जी की आंखों में से रील वो निकलता, लेजर तो निकल जाती है वो रील्स में, लेकिन सवालों के जवाब नहीं आते। सवालों के जवाब जब आते हैं तो किसी न किसी देश को वो किसी न किसी देश को नाराजी करके जाते हैं। तो अब वो सिस्टम हमारा जो सिचुएशन बन गई है कि अब जैसे अमरीश भाई ने भी आरसीईपी का जिक्र किया, अब आरसीईपी चल रहा है, उस पर हम लोग सिग्नेटरी बने कि ना बने, वो चल रहा है यूपीए के टाइम से, और उससे बातचीत करने के लिए कितनी बार आनंद शर्मा गए थे ऑस्ट्रेलिया में। आरसीईपी पर भारत साइन नहीं किया, उसका सिग्नेटरी नहीं बना, हम लोग उसका हिस्सा नहीं बना, लेकिन बैकडोर से जो बायलैटरल एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं, हमने यूएई के साथ कर दिया, अब हम लोगों ने कर दिया है यूके के साथ। तो क्या चाइना जो है, वो चाइना के साथ हम लोग जब बातचीत करने के लिए ऐसे सम्मेलन में जाएंगे, तो क्या चाइना किसी बिना शर्त के हम लोगों के समर्थन में खड़ा होगा या हम लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखेगा? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो चीन से ही भारत को है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो चाहे वो डिफेंस फ्रंट हो, इन दोनों पे भारत को खतरा है। अब भारत उनके साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है, कितने स्तर पर दिखना चाहता है, क्योंकि हमारे संबंध अमेरिका के साथ तो स्थायी तौर पर खराब तो हुए नहीं है। कल अगर सरकार बदलेगी दिल्ली में या वॉशिंगटन में, तो संबंधों में भी बदलाव आएगा। तो अब भारत जो है वो कितना नजदीक चाइना के जाना चाहता है बीजिंग के साथ, हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इस मामले के लिए जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो उसकी फाउंडेशन रखने वाला है, और इस फाउंडेशन पर नजर केवल वॉशिंगटन की नहीं है बल्कि लंदन की भी है और इस्लामाबाद की है। तो ये संदेश बड़ा जरूरी है यहाँ से देना कि हम लोग उनके साथ कितनी दोस्ती करेंगे और कितनी औपचारिकता। जी बुशरा जी बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार हर दिन किस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। दिख तो ये भी रहा है कि जो दोनों अंबानी जो ब्रदर्स हैं, उनके लिए भी किस तरह की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो अनिल अंबानी हो, किस तरह से एसबीआई ने जिस तरह से उनको लेकर 3000 करोड़ की जो बात कही है और जांच बिठा दी गई है, कहा तो ये भी जा रहा है कि जेल भी क्या उनको हो सकती है। और दूसरा, हम दूसरे बड़े वाले अंबानी को देखें तो वंतारा को लेकर जिस तरह से एसआईटी की बात कर दी गई, तो ये भी दिख रहा है कि अंबानी परिवार भी एक तरह से जांच के घेरे में है और घिरता हुआ नजर आ रहा है। इससे क्या समझा जाए कि पुष्पेन जी, क्या इससे समझा जाए, एक तरफ धनखड़ का पता नहीं चल रहा है, फिर खबरें प्लांट की जा रही हैं कि वो तो योगा कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ये तमाम चीजें कही जाती है ताकि इस पर पर्दा डाला जा सके। और अमित शाह जब बात कहते हैं तो इस पर और रहस्य जो है वो गहरा जाता है। एसआईटी की जांच जो है वंतारा पे बिठा दी जाती है, अनिल अंबानी के पीछे एजेंसीज है ही। और आप दूसरा देख ही रहे हैं कि अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया है, और जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है वो भी लटकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आसान नहीं होने जा रहा है बीजेपी के लिए। तो ये कैसे इसको देखा जाए? क्या आपको लग रहा है कि क्या देश मध्यवर्ती चुनाव की तरफ क्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये सरकार पूरे अपने 5 साल पूरे करेगी या उससे पहले कोई धमाका सुनाई दिया जाएगा? देखिए बुशरा जी, ये तो निश्चित रूप से जो कहते हैं ना कि विमर्श और नैरेटिव जो है वो इनके हाथ से निकल चुका है। अब कल एक मरा हुआ सांप ही समझो या जैसा भी समझो, जो इनकी डिग्री वाला मामला है वो सारा इंटरनेट पे छा गया अचानक कि साहब अपनी डिग्री को जो क्लेम करते थे हमने बीए की है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसको छुपाने के लिए इन्होंने इतना एड़ी चोटी का दम लगा दिया। आपने देखा भाई हाई कोर्ट तक उस मामले को, जो सीआईसी का ऑर्डर था उसको लेकर के ही गए।
और उसको छुपाने के लिए जो है तमाम तरह के प्रयास इन्होंने किए। तो इनके नंबर कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम फर्स्ट डिवीजन थे, थर्ड थे, कितने नंबर थे, ना किसी को मतलब है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम थी या ज्यादा थी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि जो डिग्री उसके पास नहीं, उसको शो करता है कि वो मेरी डिग्री है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इंटीग्रिटी का प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं जो जालसाजी का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई इस तरह का फ्रॉड या जालसाज व्यक्ति के हाथ में देश कैसे दिया जा सकता है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से एक जो इन्होंने व्यवस्थाएं सब संस्थानों पे कब्जा करने की बात थी, उसमें अभी एक ताजा उदाहरण आया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का, जो पटना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो गुजरात के थे, पहले गुजरात हाई कोर्ट में थे, उनको पटना भेजा गया स्कीम के तहत, और उनका एलिवेशन करने की बात कोलिजियम सिस्टम ने की है। अब जबकि वो वही जज है जिन्होंने राहुल गांधी के वो जो सदस्यता खारिज हुई थी उसके केस पे से स्टे वगैरह कुछ हटाया था, उसमें वो इन्वॉल्व रहे। और जो अडानी के खिलाफ कुछ बातें कही गई थी, कुछ ये अगर बन जाते हैं तो ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे 1930 के या कुछ बाद 5-7-10 महीने के लिए। तो ये एक ही व्यक्ति गुजरात से 3 जज हो जाएंगे, ये भी एक प्रश्न उन्होंने उठा दिया। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति चुनाव की आपने जिक्र किया, देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है। और उपराष्ट्रपति जिस तरीके से गायब हुए और बताया गया कि साहब ये जो है स्वास्थ्य इनका खराब था, स्वास्थ्य खराब था, इतना ज्यादा खराब था तो एडमिट कौन से अस्पताल में हुए, क्या उनका मेडिकल बुलेटिन है, क्या हुआ, आज तक पता नहीं लगा। कम स्वास्थ्य में, कम स्वास्थ्य खराब था तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये एक हिस्ट्री बनी हुई है। और वो बाहर क्यों नहीं आए, किसी से वो मिलते क्यों नहीं है। तो लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो इन्होंने तो हम्म। वास्तव में केवल समाज को बांटने, काटने, छांटने, संस्थाओं पर कब्जा करने, ईडी सीबीआई का भी एक आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ फिर से छापे डाल दिए। इन कामों के अलावा और वेमनेस फैलाने के अलावा इनका कोई अचीवमेंट नहीं है। अवैध सरकार ये है, जैसा कि वोट चोरी वाले बात से राहुल गांधी ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, साबित कर दिया है। और ये अवैध सरकार, बार बार मैं कहूंगा, पहले भी मैंने कहा था और लगातार अवैध सरकार है, इसको जाने के अलावा अब कोई तरीका नहीं है। सारा मेवाड़ इनके हाथ से निकल चुका है। जी जी बिल्कुल। संक्षेप में आप तीनों ही लोगों से, अमरीश जी आपसे, कि क्या आपको लग रहा है कि देश मध्यवर्ती चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है स्थितियां, परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं, चाहे संघ और बीजेपी में जिस तरह की ठनी हो, अध्यक्ष चुना नहीं गया है, वोट चोरी का मामला इतना बढ़ गया है कि जनता एक तरह से पूरे विद्रोह के मूड में नजर आती हुई दिख रही है। और कम से कम बिहार के बारे में ये कहा जा सकता है, जितनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, संक्षेप में कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं अभी तो यही देख पा रहा हूं कि एक इंटरनल डिसोल्यूशन, जिसको कहते हैं कि इम्प्लोजन, के अंदर से एक विस्फोट सबसे पहले बीजेपी में हो रहा है। जनता विद्रोह करेगी, वो तो एक एक्सप्लोजन होगा, लेकिन जो ये इम्प्लोजन हो रहा है, जो अंदर से बीजेपी टूट रही है या अंदर से एक उसका एक विद्रोह टाइप अंदर से पनप रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी दिख सकता है, जो बिहार के चुनाव में पक्का दिखेगा, और बिहार के चुनाव के जो रिपरकशंस होंगे उसमें भी दिखेगा। देखिए, बिहार में बिल्कुल सीधा है, ये अगर जरा सा एज से ये जीत पे ही गए, वो माना नहीं जाएगा। अगर ये हार गए तो उसको जनता उस पर मोहर लगा देगी। तो अब आप सोचिए, अब ये किस तरीके से सॉरी, मेरा कुछ वो गड़बड़ हो गया था। जी जी। तो ये किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए, चाइना के साथ जो ये नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये एक्चुअली इसका कोई क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, या इस पे इनको, मतलब ये इंडियन स्टेट का एक डिक्टेट है कि वहां जाके तुम्हें करना है, क्योंकि इंडियन स्टेट के पास ऑप्शंस नहीं है। अमेरिका के साथ इस तरह का पंगा हो गया, ये पंगा लंबा चलेगा। अब इसमें भी इनको कोई फायदा नहीं होगा कि देखिए हमने जाके चाइना से कि वहां पर देखिए चाइना ने हमको फिर से वो ये मतलब इतना चढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी को रेडिकल शिफ्टिंग करनी होगी, पूरा अपना नैरेटिव बदलना होगा, पूरा सब कुछ जिन चीजों के लिए वो जाने जाते रहे, खास तौर पे
इस्लामोफोबिया के लिए वो जाने जाते रहे, उसको पूरी तरीके से न केवल नेस्तनाबूद करना होगा बल्कि उसके खिलाफ अभियान शुरू करना पड़ेगा, जो असंभव है। तो जो चीजें असंभव हैं, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, तो इसमें दो ही चीजें देखिए संभव है कि इसमें बिहार चुनाव के बाद ये सरकार गिरेगी और उसके लिए, और ये हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद भी कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। दो ही ऑप्शन है, एक या तो बीजेपी अपना कोई नया नेता लाएगी और उसको कुछ दिन चलेगा वो 5-6 महीना, फिर मध्यवर्ती चुनाव होगा, और या फिर तुरंत अगर एकदम से भयंकर, क्योंकि देखिए जब चीजें टूटती हैं तो फिर उसका कोई हिसाब नहीं होता। जब कांग्रेस गिरी तो वो फिर 44 पे आ गई, अब ये जब गिरेंगे तो ये 44 से नीचे भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये देखिए इनके अब ये इस सरकार के जाने का वक्त आ गया है, विदाई का वक्त आ गया है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण था, इसके बाद अब हमको उनको नहीं सुनना होगा। ये ओके, इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका कमेंट इस पर, और फिर रविंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। संक्षेप में, वक्त की कमी है। देखिए, 100 करोड़ से बनाया हुआ उनका जो इमेज है, ब्रांड इमेज नरेंद्र मोदी का, वो चकनाचूर हो चुका है। वो अपने निम्नतम स्तर पर है, मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ। स्टालिन पटना पहुंच के कहते हैं कि 65 लाख लोगों की वोट चोरी आतंकवाद से बढ़ के है। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरे इंस्टीट्यूशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, उससे समाप्त करूंगा। देखिए, जो बड़े कूटनीतिक फैसले होते हैं, वो व्यक्ति के फैसले नहीं होते। उसमें आपको देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आपने जब रूस के साथ मिलकर उसको बुद्ध का ज्ञान दिया तो देश से पूछा नहीं था क्या मैं ये मॉन्यूमेंटल शिफ्ट करूं, अपनी पूरी कूटनीति बदल डालूं। जब आप सीमाएं लांघ करके ट्रंप के साथ गले मिले और हाउडी ट्रंप और सब कुछ किया, नमस्ते ट्रंप, तब भी आपने ऑपोजिशन को, इंटायर इंडिया को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। अब आप फिर चाइना जा रहे हैं, जो देश ने उसको दुश्मन नहीं बनाया। सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। आप तब से मानते आ रहे हैं। छोटी छोटी आंख वाला तो अभी हाल में आपने कहा स्वदेशी, और हमारा ट्रेड बैलेंस भी सबसे ज्यादा चाइना के साथ है। आप जो कुछ भी करें, देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ऐसा पॉलिसी डिसीजन ना लें जो कल के सरकारों के लिए भारी पड़ जाए और वो अनडुएबल हो। आप ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको देश बाद में उसको संभाल भी नहीं पाएगा। एक एग्जांपल देता हूं लास्ट, सिंधु जल समझौते के बारे में जो आपने कही, उससे नदी का पानी तो नहीं रुका। चाइना अरुणाचल प्रदेश 30 किलोमीटर की दूरी पर जो मेकांग डैम है, जिसको मनमोहन सिंह बैक चैनल से रोक रखा था, चाइना ने कह दिया था टेक्निकली नॉट फिजिबल, वो आप को उसने उस पर काम शुरू कर दिया। इसको रोका नहीं जा सकता जब शुरू हो गया। ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। अभी भी हर सरकार, हर प्रधानमंत्री जाता है, अगर रिटायर भी होना है तो ग्रेसफुली रिटायर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, ओके। रविंद्र जी, एक सवाल मेरा ये, और आपको लास्ट कमेंट संक्षेप में आपका, कि 65 लाख मतदाताओं की किस्मत का फैसला इन 3 दिनों में होना है। क्या आपको फिलहाल की स्थिति आपको दिख रही है संक्षेप में? मुझे तो 1 तारीख के बाद की स्थिति दिख रही है। ये 65 लाख से कहीं ज्यादा की बात है पुष्पा जी। 1 तारीख को जब लिस्ट रिलीज होगी, असली कहानी उसके बाद होगी, क्योंकि अभी तक तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनकी संख्या ही बड़ी कम है। असली लिस्ट जब आएगी, आप उसमें देखिएगा कितना ज्यादा बवंडर मचने वाला है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 सेकंड पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा, जो चुनाव आयोग का ग्रुप है, जो डीईओज हैं, वो डीईओज अनश्योर हैं कि बीएलएज जो शिकायतें दर्ज कर रहे हैं उसका फॉर्मेट नहीं उनके पास। किस फॉर्मेट में शिकायत दर्ज करें बीएलएज? अगर बीएलएज ने बताया कि मेरे यहाँ 10 लोगों का नाम कट गया है, तो उसका शिकायत का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर बहस चल रही है। चुनाव आयोग खामोश है। तो ये तो 65 लाख तो छोटी संख्या है, ये तो हमारे सामने आ गई। असली संख्या तो 1 के बाद आएगी, जब लोगों का पता लगेगा कि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। और चुनाव आयोग खुद ये बात बोल चुका है कि थोड़े से लोग, कितने लोगों ने जो है सब डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए हैं,
तो असली कहानी उसके बाद आएगी। और दूसरी बात, दोनों पार्टीज या सारी पार्टीज जो हैं नजर गड़ा के बैठी सी बात पर है कि नाम जो कटेंगे वो अधिकतर, क्योंकि संख्या जिनकी ज्यादा है उन्हीं के कटेंगे, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन्हीं लोगों के कटेंगे और फिर ये सियासी बवाल और मचेगा। जी जी बिल्कुल। और फ्राइडे को फिर से सुनवाई होनी है इस पर, उस पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के लिए एक तरह का फैसला दिया है, इसका स्वागत किया था विपक्षी दलों ने, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि चुनाव आयोग की इज्जत बचाता हुआ भी सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है। तो जो अब तक जिस तरह की जो आदेश दिए गए हैं उसमें दोनों तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन फ्राइडे को क्या होता है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, रविंद्र जी आपका, पुष्पेन जी आपका और ओंकारेश्वर जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम।